आज हम कृषि से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जी। और ये विषय बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है जी। पर हम इसे किसी किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे। तो फिर कैसे? हम इसे एक जासूसी कहानी की तरह समझेंगे। जासूसी कहानी? ये तो दिलचस्प लग रहा है। हाँ, सोचिए, मक्के का एक लहलहाता खेत है लेकिन उस पर एक खामोश हमलावर का साया है। एक ऐसा अपराधी जो फसल को मतलब अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और आज हमारा मिशन है इस अपराधी को पहचानना, बिल्कुल, इसके काम करने का तरीका समझना और सबसे जरूरी इसे पकड़ने की रणनीति बनाना। तो हमारे इस अपराधी का नाम है कॉर्नवर्म, या अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बोले तो हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा जी। और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार सवाल सीधे इसी नाम से आता है। सही बात है। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं। सबसे पहला सवाल, ये इतना बड़ा खतरा है क्यों? ये फसल को नुकसान पहुंचाता कैसे है? देखिए, इसका हमला करने का तरीका बहुत ही शातिर है। अच्छा। ये पौधे के पत्तों या तने पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, ये सीधे पौधे के सबसे कीमती हिस्से पर हमला करता है। मतलब जहां से फसल बननी है उस पर? बिल्कुल, के उत्पादक भागों पर। इसका लार्वा, जिसे हम आम भाषा में सूंडी कहते हैं, वो मक्के के रेशम यानी सिल्क को खाता है। वो जो भुट्टे के ऊपर बाल जैसे होते हैं। हाँ, वही। और वो परागण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर सिल्क ही नहीं रहा तो दाने कैसे बनेंगे? मतलब ये तो पैदावार की प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही रोक रहा है। ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? हाँ, सिल्क खाने के बाद ये लार्वा भुट्टे के अंदर घुस जाता है और वहां जो नर्म दूधिया दाने बन रहे होते हैं ना, उन्हें खाने लगता है। ये भुट्टे में ऊपर से नीचे तक एक सुरंग सी बना देता है, सब कुछ तबाह कर देता है। एक मिनट, तो इसका असर सिर्फ दानों की संख्या पर पड़ता है या उनकी क्वालिटी पर भी? दोनों पर। और यही तो सबसे खतरनाक बात है। एक तो दाने कम हो गए तो पैदावार घट गई। दूसरा, जो दाने बच जाते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, उन पर फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। और फिर बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं मिलती होगी? कुछ भी नहीं। किसान के लिए ये दोहरी मार है, पैदावार भी गई और जो बची उसकी क्वालिटी भी। ये तो वाकई एक साइलेंट किलर जैसा है। बाहर से भुट्टा ठीक दिखेगा पर अंदर से खोखला। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब सवाल ये है कि खेत में इस छिपे हुए दुश्मन को पहचाना कैसे जाए, इसके सुराग क्या हैं? हाँ, अब आते हैं जासूसी के काम पर। हमें अपराधी की पहचान करनी है, तो क्या इसके जीवन के अलग अलग चरण हैं? निश्चित रूप से। और किसी भी कीट से लड़ने का पहला नियम है उसकी सही पहचान। सही है। हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा के जीवन में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। हर अवस्था एक नया सुराग है। ठीक है, तो सुराग नंबर 1 से शुरू करते हैं। अंडे, ये कैसे दिखते हैं और कहाँ मिलते हैं? इसके अंडे गोलाकार होते हैं और जब ये दिए जाते हैं तो ये मलाई जैसे सफेद रंग के होते हैं। कहाँ पर देती हैं मादाएं ने? वो इन्हें एक एक करके मक्के के रेशम पर या फिर जो नई पत्तियां होती हैं उन पर देती है। ये बहुत छोटे होते हैं तो इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर ये पहला संकेत है। मतलब हमला शुरू हो चुका है। जी। और मौसम के हिसाब से 2 से 5 दिन में ही अंडे से इसकी सबसे विनाशकारी अवस्था बाहर आ जाती है, लार्वा। यही हमारा मुख्य अपराधी है। तो ये लार्वा कैसा दिखता है? इसकी क्या खास पहचान है? इसका रंग बदलता रहता है। ये हरे से लेकर भूरा या कभी-कभी लगभग काला भी हो सकता है। तो फिर पहचानेंगे कैसे? रंग से नहीं, इसकी धारियों से। धारियां? कैसी धारियां? इसकी पीठ पर, मतलब ऊपर की तरफ, गहरे भूरे रंग की लंबी धारियां होती हैं और शरीर के साइड में किनारों पर हल्की सफेद या पीली धारियां। अच्छा, पीठ पर भूरी और साइड में सफेद। जी, ये धारियां इसका पहचान पत्र है, आप ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल। अगर खेत में इस पैटर्न वाली सुंडी दिखे तो ये कॉर्न ईयरवर्म ही है। ये तो बहुत पक्की पहचान हुई। लार्वा के बाद अगली स्टेज कौन सी है? जब लार्वा पूरा खा पी कर बड़ा हो जाता है तो ये पौधे से नीचे उतरकर जमीन में चला जाता है। जमीन में? हाँ, और वहां ये अपनी तीसरी अवस्था में बदलता है, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। ये भूरे रंग का एक कैप्सूल जैसा होता है। इस अवस्था में ये कुछ नहीं करता, बस पड़ा रहता है। मतलब ये तो छिपने की बहुत चालाक तरकीब है। जमीन के अंदर तो इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। बिल्कुल। ये मिट्टी में 2 से 10 सेंटीमीटर नीचे या फिर पत्तियों के ढेर में छिपा रहता है। और फिर कुछ हफ्तों बाद इस प्यूपा से चौथी और अंतिम अवस्था बाहर निकलती है, वयस्क पतंगा। अच्छा, वो पतंगा, उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान सबसे खास है।
ये पतंगा हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है। इसके जो अगले पंख हैं वो जैतूनी हरे यानी ऑलिव ग्रीन रंग के होते हैं और उन पर भूरे गोल धब्बे होते हैं। ठीक है। पर असली पहचान है इसके पिछले पंखों में। और वो क्या है? इसके पिछले पंख धुएं जैसे सफेद होते हैं, लेकिन उन पंखों के बाहरी किनारे पर एक बहुत चौड़ी गहरी काली पट्टी होती है। अच्छा, एक चौड़ी काली पट्टी। हाँ, ये काली पट्टी इसका सिग्नेचर है, इसका कॉलिंग कार्ड। जब भी ऐसा पतंगा दिखे समझ लीजिए कि ये हेलिकोवर्पा आर्मीघेरा है और ये फिर से अंडे देने के लिए तैयार है। कमाल है, मतलब हर स्टेज की अपनी एक पक्की पहचान है। तो ठीक है, हमने अपराधी की पहचान कर ली, उसके सारे सुराग हमारे पास हैं। अब एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान के लिए आधुनिक कृषि एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती है। कौन सा तरीका? इसे कहते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, संक्षेप में आईपीएम। आईपीएम, ये शब्द तो परीक्षाओं में बहुत आता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कीटनाशक लेकर हर कीड़े को मारने निकल पड़े, नहीं। तो फिर क्या है? आईपीएम की सोच ये है कि हम कीटों की आबादी को एक ऐसे लेवल पर रखें जहां वो हमारी फसल को आर्थिक नुकसान न पहुंचा पाए। अच्छा, मतलब उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करना है, बस कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल, और ये सब हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए करते हैं। ये एक स्मार्ट बैलेंस का खेल है। तो इस खेल का पहला कदम क्या है? पहला कदम है निगरानी, सर्विलेंस। हमें ये पता लगाना होता है कि दुश्मन की संख्या कितनी है। और वो कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए 2 तरह के ट्रैप या फंदे इस्तेमाल होते हैं। पहला है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप? जी, रात में खेत में एक बल्ब जला देते हैं, पतंगे रोशनी की तरफ आते हैं और उसके नीचे रखे कीटनाशक मिले पानी में गिरकर मर जाते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 1 लाइट ट्रैप काफी है। ये तो आसान तरीका है। और दूसरा? दूसरा तरीका और भी ज्यादा आधुनिक है, फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप? ये कैसे काम करते हैं? ये ऐसे ट्रैप हैं जिनमें मादा पतंगे की गंध वाला एक केमिकल लगा होता है। नर पतंगे धोखे में उस गंध की तरफ खिंचे चले आते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत सटीक तरीका हुआ। जी, हेलिकोवर्पा के लिए 1 हेक्टेयर में 12 फेरोमोन ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये ट्रैप एक तरह से कीटों की गिनती करने का तरीका है ना, ये पता करने के लिए कि दुश्मन की फौज कितनी बड़ी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन ट्रैप से हमें पता चलता है कि क्या कीटों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। अगर संख्या कम है तो हम कुछ नहीं करते, और अगर संख्या खतरे के निशान से ऊपर है तब हम अपने दूसरे हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण मतलब एक जीव से दूसरे जीव को मारना। बिल्कुल। और यहाँ हम एक वायरस का इस्तेमाल करते हैं। एक वायरस का? ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। ये साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत है। हम एक खास वायरस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, शॉर्ट में एनपीवी। एनपीवी। इस वायरस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हेलिकोवर्पा के लार्वा को ही बीमार करता है। इंसानों, जानवरों या किसी दूसरे कीड़े के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। ये तो अद्भुत है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है खेत में? इसका एक घोल बनाकर फसल पर छिड़काव किया जाता है। इसकी मात्रा है 1.5 × 10⁻12 POB प्रति हेक्टेयर। एक मिनट, 1.5 × 10⁻12, ये संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन असल में ये खरबों वायरस कण है जो सिर्फ इसी एक कीट पर हमला करने के लिए तैयार किए गए हैं, एक जैविक सेना की तरह। और ये छिड़काव कितनी बार करना होता है? ये छिड़काव 10 दिन के अंतर पर 2 बार किया जाता है। मैंने सुना है कि इस घोल को और असरदार बनाने के लिए इसमें कुछ देसी चीजें भी मिलाते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इस घोल में 2.5 किलो कच्ची चीनी और 2.5 किलो बिनोले की खली का पाउडर मिलाया जाता है। चीनी और खली? वो क्यों? चीनी की मिठास लार्वा को इस घोल को खाने के लिए आकर्षित करती है, मतलब एक तरह से चारा है। अच्छा। और खली का पाउडर इस घोल को चिपचिपा बनाता है ताकि ये बारिश या हवा से जल्दी पत्तियों से धुले नहीं। वाह, मतलब वायरस को असरदार बनाने के लिए चीनी और खली का इस्तेमाल। ये तो सचमुच प्रकृति का ही इस्तेमाल करके प्रकृति की समस्या को सुलझाना हुआ। यही जैविक नियंत्रण की खूबसूरती है। पर कभी-कभी जब कीट का हमला बहुत ज्यादा हो तब हमें अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब रासायनिक कीटनाशक? जी, ये अंतिम विकल्प है जब फसल को बचाने का कोई और चारा ना हो। तो इसमें कौन से रसायन सुझाए गए हैं? इसमें 2 मुख्य विकल्प हैं।
पहला है मैलाथियन 5D। ये एक पाउडर यानी डस्ट के रूप में आता है। और इसकी मात्रा? इसे 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़का जाता है। 25 किलो प्रति हेक्टेयर। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा है फोसालॉन 4D। ये भी एक डस्ट है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, सिर्फ 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अच्छा, मैलाथियन 25 किलो और फोसालॉन 5 किलो। ये आंकड़े बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। बहुत जरूरी। और ये भी याद रखना कि आखिरी उपाय है। आईपीएम की पूरी सोच यही है कि हम रसायनों का इस्तेमाल तभी करें जब कोई और विकल्प न बचा हो। सही बात है। सिर्फ रसायनों पर निर्भर रहना लंबे समय में फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज का ये केस लगभग सुलझ गया है। हमने कॉर्न ईयरवर्म नाम के अपराधी को पहचाना, जो मक्के के सिल्क और दानों को खाकर फसल तबाह कर देता है। हमने उसके जीवन चक्र के हर सुराग को समझा, गोल सफेद अंडों से लेकर धारियों वाले लार्वा, जमीन में छिपे प्यूपा और पिछले पंखों पर काली पट्टी वाले वयस्क पतंगे तक। और आखिर में हमने उसे काबू में करने का एक पूरा एक्शन प्लान भी देखा। जी, जिसमें निगरानी के लिए लाइट और फेरोमोन ट्रैप, जैविक हमले के लिए एनपीवी वायरस और अंतिम उपाय के तौर पर मैलाथियन या फोसालॉन जैसे रसायन शामिल हैं। ये पूरी चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। ये तरीके आज असरदार हैं, लेकिन भविष्य का क्या? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे जैसे कीट और चालाक होते जाएंगे, जलवायु बदलेगी, क्या हमें और भी बेहतर तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप किस तरह के तरीकों की बात कर रही हैं? हम ऐसी फसलों के बारे में सोच सकते हैं जो आनुवांशिक रूप से ही इन कीटों का मुकाबला कर सकें, जैसे बीटी कॉर्न। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। या फिर हम ऐसे शिकारी कीटों को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से हेलिकोवर्पा के लार्वा को खाते हैं। मतलब प्रकृति के ही सिपाही तैयार करना। कृषि विज्ञान में नवाचार की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। एक बेहतरीन विचार। भविष्य की कृषि शायद इन्हीं नवाचारों पर टिकी होगी। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।